क्या पढ़ रहे थे, हमारे पास एनिमल टिश्यू, उसका हम थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं यहाँ पे एनिमल टिश्यू का। यानी हम एनिमल टिश्यू को, अगर हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो एनिमल टिश्यू बेसिकली कितने टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, 4 टाइप में डिवाइड कर एनिमल टिश्यू को। एक होगा एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू होगा जो हम पढ़ रहे थे, राइट। दूसरा क्या होगा, मस्कुलर टिश्यू होगा, मस्कुलर टिश्यू, मसल सेल, है ना। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा। देन फिर क्या होगा, फिर होगा न्यूरल टिश्यू। देन क्या होगा, आपका होगा न्यूरल टिश्यू, या हम इसको नर्व टिश्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम यहाँ पे, आई मीन एनिमल टिश्यू सिस्टम। इसमें हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे। एपिथेलियल टिश्यू में हमने कहा कि एपिथेलियल टिश्यू आर 3 टाइप, राइट, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। हाँ जी, 3 टाइप है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। हमने देखा कि कौन कौन से जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, कौन कौन से जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं डक्ट्स पे, ये प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन्स के आउटर कवरिंग पे, ये प्रेजेंट होते हैं स्किन पे, ग्लैंड्स बनाते हैं और इसीलिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कह सकते हैं। सो दीज आर द लोकेशंस वेयर दिस एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट, दिस एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट। ओके, ऑल राइट, चलो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझने के लिए, और वो क्या है कि हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, देखिएगा छोटी सी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है, ठीक है। छोटी सी छोटी चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है और इसीलिए हर एक चीज को उतना ही इंपॉर्टेंस देकर हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हो या बाकी सब चीजों के बारे में हो। कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है, जैसे ये क्या है, स्क्वामस है, ठीक है, स्क्वामस, ये क्यूबॉइडल, ये कॉलमनार। स्क्वामस में क्या होता है, स्क्वामस का सिंपली अगर हम अंडरस्टैंड करवाएं तो किसी भी एपिथेलियल टिश्यू में पहले तो एक बेस होता है, क्या होता है, फ्लोर, क्या होता है, पहले तो एक फ्लोर होता है, बेस, ठीक है। बेस, इसको हम कहेंगे बेसल मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहेंगे, बेसल मेम्ब्रेन, एक फ्लोर होता है। उसके बाद अगर हम स्क्वामस की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्यूबॉइडल और, क्यूबॉइडल का स्पेलिंग गलत है, ओके, क्यूबॉइडल और कॉलमनार ये दोनों भी क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, राइट। स्क्वामस का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये कुछ फ्लैट होने के वजह से ये इस तरह से आपको दिखाई देता है। So this will be your squamous epithelial cell. Squamous epithelial cell एकदम फ्लैट होता है और सेंटर में न्यूक्लियस लार्ज होता है और इसीलिए सेंटर में ऐसे बल्ज दिखाई देता है। So this will be your squamous epithelial cell. क्यूबॉइडल सेल की बात करें तो क्यूबॉइडल शेप में होता है। कॉलमनार ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि ये कॉलमनार क्या होता है, ये एलोंगेटेड लॉन्ग होता है, ये कॉलमनार सेल है, ठीक है। ऑलरेडी हमने आपको बताया था दिस इज योर कॉलमनार सेल। तो ये अगर एक लाइनिंग में प्रेजेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एक लाइनिंग में प्रेजेंट है तो ये कहलाएगा सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार, अगर एक लाइन में प्रेजेंट हो तो। बट यही अगर एक से ऊपर मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होता है तो इसका नाम कुछ और होता है, इसका नाम होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल। क्या होगा, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल होगा या स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां पे? मान लो ये हमारा स्क्वामस एपिथेलियल सेल है, ठीक है। ये स्क्वामस एपिथेलियल सेल
अगर एक लाइन में अरेंज है, सिर्फ एक लाइन में अरेंज है, राइट, सिर्फ एक लाइन बना रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा सिंपल स्क्वामस। क्या होगा, ये होगा आपका सिंपल स्क्वामस। ठीक है, अगर एक लाइन में अरेंज है, जैसे ये एक बेसल बॉडी हो गया और ये आपका हो गया इस तरह से, अगर ये एक लाइन में प्रेजेंट है तो ये सिंपल स्क्वामस कहलाएगा। लेकिन यही अगर मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट है तो ये स्ट्रैटिफाइड कहलाएगा। क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल मान के चलिए क्या है, ये क्यूबॉइडल है। क्या है ये है आपका क्यूबॉइडल सेल। अगर ये एक लाइन में ऐसे प्रेजेंट है तो ये कहलाएगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। वहीं अगर मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट है, अगर ये मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। समझ में आ रहा है, अगर ये एक लाइन में प्रेजेंट है सिंपल स्क्वामस, अगर ये मल्टीपल लाइनिंग में प्रेजेंट है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, अगर ये एक लाइन में क्यूबॉइडल प्रेजेंट है तो सिंपल क्यूबॉइडल, अगर ये मल्टीपल लाइन में प्रेजेंट है तो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अगर कॉलमनार एक लाइन प्रेजेंट है, सिर्फ एक लाइन में प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे सिंपल कॉलमनार। अगर ये मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आया, बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से बस मेरी बात सुनते जाना, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान नहीं देना है, बोर्ड पे आपको कुछ दिखाई देगा भी नहीं, ठीक है, ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाना। ठीक है, ऐसा है कि हमारा जो लोकेशन है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, सिंपल स्क्वामस का लोकेशन आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, कहाँ होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, लोकेशन। तो पहला लोकेशन है लाइनिंग ऑफ द हार्ट, लाइनिंग ऑफ द हार्ट, लाइनिंग ऑफ द हार्ट, blood vessels and lymphatic vessels। ठीक है, लिख लिया सबने, लिख लिया, सबने लिख लिया। उसके बाद दूसरी चीज, ठीक है, सेकंड हमने लोकेशन अभी बताया सिंपल स्क्वामस का, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल जो होते हैं, जो कि जैसे ब्लड वेसल होते हैं आप लोगों के ब्लड कैरी करने वाले, सिमिलरली हमारे लिम्फेटिक वेसल हमारे बॉडी में जो लिम्फ होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है, लिम्फ होता है, उसको कैरी करने वाला होता है, उसको हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल। हमारे बॉडी में दो तरह के फ्लूइड रिमूव करते हैं, ठीक है, रिवॉल्व करते हैं, एक होता है ब्लड, दूसरा होता है लिम्फ। ठीक है, और यही जो लिम्फ है वो इम्यून सिस्टम में मदद करेगा, यानी ब्लड एंड लिम्फ दो चीजें हैं यहाँ पे। क्लियर है, जो ब्लड को मूव करके ले जाएगा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड जिसमें जाएगा वो ब्लड वेसल कहलाएगा, और अगर लिम्फ जिसमें जाता है उसको हम लिम्फेटिक वेसल कहते हैं। क्लियर है, तो ब्लड मूव करेगा ब्लड वेसल कहेंगे, या फिर वास्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है ये, वास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं हम इसको, ब्लड वास्कुलर सिस्टम। और दूसरी बात, अगर ये लिम्फ ले जाता तो लिम्फेटिक सिस्टम, या फिर वो कहलाएगा लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, क्लियर है, लिम्फेटिक वेसल। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हमारा जो स्क्वामस है, स्क्वामस यानी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है, ये तो प्रेजेंट होता है हमारे लाइनिंग पर, लाइनिंग ऑफ हार्ट। उसके बाद अच्छा एक और चीज है, एयर सैक पता है आप लोगों को, एयर सैक, एयर सैक पता है आप लोगों को, दिस इज योर एयर सैक। एल्वियोलाई जिसको हम कहते हैं, है ना, एयर सैक जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। यस, ये जो हमारा एल्वियोलाई है,
ये जो हमारा एल्वियोलाई है यहाँ पे भी सिंपल स्क्वामस ही प्रेजेंट होती है। यस, लंग्स के जो एल्वियोलाई है यानी एयर सैक, इसमें भी सिंपल स्क्वामस ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रैटिफाइड का, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड का, तो स्ट्रैटिफाइड कहाँ पे प्रेजेंट होगा? स्ट्रैटिफाइड प्रेजेंट होगा आपके कौन से हिस्से में? लाइनिंग ऑफ इसोफेगस, इसोफेगस माउथ, इसोफेगस माउथ एंड इसोफेगस माउथ एंड वजाइना। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, कहां होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस? कहां होता है? इसोफेगस, इसोफेगस माउथ एंड वजाइना, माउथ एंड वजाइना। क्लियर है? इसोफेगस पता है आप लोगों को क्या होता है? इसोफेगस होता है आपका फूड पाइप, हम उसको कहते हैं इसोफेगस। क्या कहते हैं हम? फूड पाइप को ही हम इसोफेगस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा यहां से लेकर यहां तक क्या है? इसोफेगस है। माउथ सबको पता है, माउथ होता है। वजाइना क्या है? वजाइना इज द फीमेल एक्सक्रीटरी पोर्शन, फीमेल सॉरी नॉट एक्सक्रीटरी, जेनिटल पार्ट। जैसे फीमेल्स में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए या फिर फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए दैट इज अ ऑर्गन, ठीक है, दैट इज अ ऑर्गन which is present, that is a organ which is present in the genital portion, genital part. ये जो हमारा रीजन है, this is the point from which copulation और sexual reproduction occurs. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहीं से होता है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स यहीं से होता है। अगर हम इसको इंटरनली देखें तो ये कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, कुछ इस तरह से आता है। यानी यहाँ पे क्या है, सर्विक्स होंगे, ये हमारा यूट्रस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, दिस इज द यूट्रस, ठीक है, दिस इज द यूट्रस। सो ये हमारा वजाइना है। क्या है? ये है हमारा वजाइना। दिस इज द वजाइना थ्रू विच द पेनिस एंटर्स। इसी को हम वजाइना कहते हैं, नॉट दिस वन बट दिस एंटायर पोर्शन, दिस इज कॉल्ड वजाइना। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जो यूजफुल होता है, जो ऑर्गन इस्तेमाल किया जाता है, जहां से पेनिस एंटर करता है, दैट इज द एरिया कॉल्ड वजाइना, दैट इज वजाइना। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? तो ये हमारे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? ओके, क्यूबॉइडल की बात करते हैं, नोट करते जाइएगा, ठीक है, नोट करिएगा, ठीक है, ये क्या करिएगा, नोट करिएगा, क्यूबॉइडल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हे प्रभु, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू आपके अच्छा, इसके चलो हमारे पास क्या है, हमारे पास है सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल प्रेजेंट होते हैं डक्ट्स में या सेक्रेटरी पोर्शन ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स एंड किडनी। ठीक है, क्या होते हैं ये? प्रेजेंट होते हैं डक्ट्स में या सेक्रेटरी ऑर्गन्स में। ठीक है, कहां पे प्रेजेंट होते हैं? डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं सेक्रेटरी ऑर्गन्स में। क्लियर है? ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं डक्ट्स में। ठीक है, जैसे नली होता है, डक्ट्स होता है, राइट? हमारे पास बहुत सारे डक्ट हैं और सेक्रेटरी ऑर्गन्स जैसे ग्लैंड्स हो गए, हमारे एक्सक्रीटरी पोर्शन हो गया, किडनी ट्यूब्यूल्स हो गया, यस किडनी ट्यूब्यूल्स हो गया, तो वहां पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑलराइट, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। नाउ अगर हम बात करें कॉलमनार का, तो कॉलमनार का भी हम बात कर सकते हैं। कॉलमनार की बात करेंगे तो ये कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है सीलिएटेड टिश्यू, जहां पे सीलिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कहाँ होंगे? जहां पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे यूरिन, यूटेराइन ट्यूब्यूल, ब्रोंकाई, यूट्रस,
ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, जहां पे सीलिया प्रेजेंट होंगे मोस्टली, ये कॉलमनार एपिथेलियल सेल वहीं पे होता है, और इसीलिए इसको हम सीलिएटेड एपिथेलियल सेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सीलिएटेड, यानी ऐसे पोर्शन, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये हमारा कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है। क्या है? ये है आपका कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, क्या होते हैं? आपको इस पे सीलिया प्रेजेंट होगा। क्या होगा? सीलिया प्रेजेंट होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, और इसको हम कहेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या कहेंगे? सीलिएटेड एपिथेलियम। क्लियर है? ये सीलिएटेड एपिथेलियम कहलाएगा, और ये कहां पे प्रेजेंट होगा? जहां जहां सीलिया प्रेजेंट होने के चांसेस रहेंगे। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते सीलिया। सीलिया एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है, मूवमेंट में मदद करता है, मूवमेंट में मदद करता है मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, हमारे टॉक्सिक फॉरेन सब्सटेंस को, डस्ट पार्टिकल्स को बाहर फेंकने में मदद करता है। बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये हमारे सीलिया है। तो सीलिया क्या करता है? मान लो कि सीलिया प्रेजेंट होता है फैलोपियन ट्यूब में, यानी यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है ना, जहां से ओवम निकलता है और जाता है फैलोपियन ट्यूब में, आपको पता होगा। तो ये फैलोपियन ट्यूब जो होता है वहां पे प्रेजेंट होता है आपका ये सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल। ठीक है, क्या होता है? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल ये प्रेजेंट होता है। वहां पे सीलिया होंगे, और सीलिया क्या करेगा? सीलिया मदद करेगा करंट प्रोड्यूस करने में, जिसके वजह से हमारा जो ओवम है वो मूव करता है। क्या करता है? ओवम मूव करता है। ठीक है, ओवम के मूवमेंट। सो ये एक तरह से मूवमेंट में मदद कर रहा है। वहां पे प्रेजेंट होंगे, नेजल चेम्बर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम में प्रेजेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में प्रेजेंट होता है जहां पे सीलिया की आवश्यकता होती है। हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है, इनर ईयर में प्रेजेंट होता है। तो डिफरेंट एरियाज में प्रेजेंट होते हैं हमारे कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, so that's your epithelial tissue, that's your epithelial tissue। अगर हम बात करें और भी कुछ चीजों के बारे में यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, जैसे epithelial tissue के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि ये फंक्शंस क्या करता है। ठीक है, क्या करता है? फंक्शंस क्या क्या करता है। तो हमारे जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे? ये म्यूकस भी सेक्रेट, बहुत सारी चीज सेक्रीशन ये करते हैं काम यहाँ पे। तो इनका काम होता है लुब्रिकेशन, इनका काम होता है लुब्रिकेशन, यानी मॉइस्चर प्रोवाइड करना। ठीक है, लुब्रिकेट करना। सीलिएटेड का क्या काम होगा? मूवमेंट प्रोवाइड करना। क्यूबॉइडल का क्या होगा? क्यूबॉइडल का होगा कि कोई प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीजें मतलब टूट फूट ना जाए, अब्रेशंस ना हो जाए, उसमें मदद कर। सो सिंपली ये हमारे एपिथेलियल सेल्स हर एक लाइनिंग में प्रेजेंट होंगे। इनका काम प्रोटेक्शन होगा, इनका काम सेक्रीशन होगा, और इनका काम क्या होगा? मूवमेंट भी हो सकता है। ये तीन बेसिक फंक्शंस होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू के। क्लियर हो गया? क्लियर है आपको एपिथेलियल टिश्यू? अगला बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू का। मस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करें, सो हमारा एपिथेलियल टिश्यू हो गया खत्म, इसको मिटा देते हैं। अगला हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो हमारे जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये क्या होते हैं? ये तीन तरह के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? तीन तरह के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू वही है जो ग्लैंड्स फॉर्म करता है, एपिथेलियल टिश्यू जो ग्लैंड फॉर्म करता है
उसको हम ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। और सिक्रीशन में मदद करेगा, यानी हमारे क्यूबॉइडल सेल्स जो है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स के अंडर आएगा, ठीक है। ओके, हमारे जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू वो क्या है, वो 3 टाइप में हम मस्कुलर टिश्यू को डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप में। एक होता है स्केलेटल मसल, दूसरा होता है स्मूथ मसल, और तीसरा होता है कार्डियाक मसल। ठीक है, ये 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। एक होता है स्केलेटल मसल, दूसरा होता है स्मूथ मसल, और तीसरा होता है कार्डियाक मसल। अब अगर हम बात करें स्केलेटल मसल का, बहुत सिंपल चीज है। ये तीनों जो है, तीनों के अंदर क्या होता है, पहले तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, और कुछ ऐसे होंगे जिसमें बहुत सारा न्यूक्लियस होगा। फॉर एग्जाम्पल स्केलेटल मसल, skeletal muscle is multinucleated, क्या है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। बाकी दोनों क्या है, बाकी दोनों यूनी न्यूक्लिएटेड है, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस एक ही होगा। स्केलेटल मसल होते क्या है, कहां पे प्रेजेंट होते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। स्केलेटल मसल जो होते हैं, ओके, तो मस्कुलर टिश्यू हमारे पास है। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, एक स्केलेटल मसल, दूसरा स्मूथ मसल, तीसरा कार्डियक मसल। तीनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, तीनों में क्या होता है, तीनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन न्यूक्लियस एक ऐसा टिश्यू है, एक ऐसा मसल है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर। लेकिन बाकी में क्या होता है, बाकी में यूनी न्यूक्लिएटेड, यानी एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। समझ में आया? यस, यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। दूसरी बात, हमारे जो स्केलेटल मसल होते हैं, स्केलेटल मसल ये क्या होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो जहां जहां हड्डी होगा, हड्डी यानी बोन्स, यानी स्केलेटल सिस्टम, यानी स्केलेटन्स, जहां जहां स्केलेटन्स होंगे वहां वहां स्केलेटल मसल होगा। मतलब हड्डी के चारों तरफ ये स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटल मसल हड्डी के कांटेक्ट में हड्डी के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। ये स्केलेटल मसल आपके हेड से लेकर पांव तक, सर से लेकर पांव तक हर जगह प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम हमारे सर से लेकर पांव तक हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में, अगर हमारे बॉडी में हम अपना होठ हिला रहे हैं, होठ हिला रहे हैं, हम अगर अपना गाल हिला रहे हैं, ठीक है, ऐसे हिला रहे हैं, ठीक है, अगर हम अपना गर्दन हिला रहे हैं, हम अपना हाथ हिला रहे हैं, शोल्डर रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, अपना बॉडी शेक कर रहे हैं, एवरी पार्ट क्या कर सकते हैं, हम अपने मर्जी से हम इसको मूव कर सकते हैं। तो जब हम इसको मूव करते हैं अपने मर्जी से, जब हम इसको मूव करते हैं, ये स्केलेटल मसल को हम मूव करते हैं। क्या करते हैं, स्केलेटल मसल, हम हड्डी को मूव नहीं करते, हम इस स्केलेटल मसल को मूव करते हैं, जिसके वजह से हड्डी भी मूव करता है, ठीक है। आई विल शो यू वन एग्जांपल, आई मीन आई विल गिव यू वन एग्जांपल। ये हमारा हाथ है, ठीक है, हमारे इस हाथ में हम यहाँ पे अगर हम इसे बेंड करते हैं, या यहाँ पे इसको हम पकड़ के ऐसे बेंड करेंगे, तब ये बेंड हो जाएगा, ठीक है, यानी इस मसल को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बेंड हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को अगर हम ऐसे पकड़ते हैं तो ये झुकने की कोशिश करेगा, यहाँ से खींच के हम इसको बेंड करते हैं, यानी हम अगर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे
तो हड्डी हिलेगा, हड्डी मूव करेगा, हड्डी क्या करेगा, मूव करेगा। और हड्डी जो मूव करने के लिए जिस मसल का इस्तेमाल किया जाता है वो स्केलेटल मसल होता है, ठीक है। यानी हमारे बॉडी के किसी भी स्केलेटन यानी हड्डी को किसी भी पार्ट को मूव करना है तो स्केलेटल मसल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी मसल, स्केलेटल सिस्टम यानी बोन से कनेक्टेड होता है और एवरीवेयर प्रेजेंट, एवरीवेयर इन द बॉडी, जहां जहां स्केलेटल सिस्टम यानी बोन्स प्रेजेंट होगा वहां वहां ये स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद ये स्केलेटल मसल क्या है, हमने देखा कि मुझे क्या करना है, मुझे डांस करना है, मुझे क्या करना है, डांस करना है, ठीक है। तो हम डांस अपनी मर्जी से करेंगे, मुझे क्या करना है, डांस करना है, हम अपनी मर्जी से डांस करेंगे, हम हाथ हिलाएंगे अपने मर्जी से हिलाएंगे, गर्दन अपने मर्जी से हिलाएंगे, जितना भी मूवमेंट करना है हम अपने मर्जी से करेंगे। यानी स्केलेटल मसल को हम अपने मर्जी के अनुसार यूज कर सकते हैं, which means skeletal muscles are voluntary in nature, voluntary in nature। यानी वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, जो हमारे बॉडी हमारे खुद के कंट्रोल में होता है, उसको हम कहते हैं वॉलेंट्री मसल, उसको हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल कहते हैं। समझ में आ रहा है, वॉलेंट्री मसल कहते हैं। अब हमारा स्केलेटल सिस्टम को वॉलेंट्री मसल्स, तो यह स्केलेटल सिस्टम है, प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, अगर हम स्मूथ मसल सिस्टम की बात करें, स्मूथ मसल, तो ये स्मूथ मसल जो होते हैं ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इसमें न्यूक्लियस एक ही प्रेजेंट होता है ना, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और हम इसको मूव नहीं कर सकते, हम इसको क्या नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये भी सवाल है, बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, हम जब मूव करते हैं तो क्या मूव होता है, हमारा स्केलेटल सिस्टम मूव होता है। जब हम मूव होते हैं तो क्या मूव होता है, हमारा स्केलेटल सिस्टम यानी हड्डी मूव होता है। अगर हड्डी नहीं होता हम लोकोमोट नहीं कर पाते अपने मर्जी से, ठीक है, अपने मर्जी से हम। अच्छा सोचो कि अगर आपके पास हड्डी नहीं होती, क्या होता, हड्डी नहीं होता, व्हाट विल बी हैपन, आई मीन व्हाट वुड बी हैपन, मेरा इंग्लिश इतना खराब, क्या होता, यस टेल मी व्हाट विल हैपन, जेली लाइक रहते हम लोग सब, जेली लाइक इधर पड़े रहते। क्या हम उठ पाते, क्या हमें कुछ सपोर्ट मिल पाता, नहीं, हम उठ नहीं पाते, हम चल नहीं पाते, मूवमेंट नहीं कर पाते। जब मूवमेंट नहीं कर पाते यानी अपने मर्जी से हम कुछ नहीं कर पाते, यानी अपने मर्जी से कुछ करना है तो हमें किस चीज की जरूरत है, हड्डी की जरूरत है, बोन की जरूरत है। यानी अगर बोन से कनेक्टेड क्या है, यहाँ पे मसल है, यानी स्केलेटल मसल की जरूरत है, विच मीन्स हमारे पास स्केलेटल सिस्टम है ना, इसलिए मूव कर पा रहे हैं। और जिस जिस एरिया में हड्डी नहीं है तो कैसे मूव करेगा, वहां पे जो मसल्स हैं वो कैसे मूव करेंगे, क्योंकि इनमें तो मोशन नहीं आएगा, उनमें तो मूवमेंट नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, बाकी क्यों नहीं मूव करता। और दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है, ब्रेन। क्या है, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है, एंड दैट इज योर ब्रेन। लेट मी टेल यू समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन, हमारा जो ब्रेन होता है, ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे बॉडी को। क्या करता है, हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे हार्ट बीट, हार्ट बीट कहा जाता है कि खुद से कंट्रोल होता है हार्ट बीट, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं, बताया गया है कि हमारा हार्ट बीट को थोड़ा थोड़ा नर्वस सिस्टम भी मदद करता है बीटिंग करने में। खैर उसको हम हटा देते हैं।
देखते हैं दूसरा क्या है एग्जाम्पल, हमारा ईसोफेगस। क्या है ईसोफेगस? हम जब खाना खाते हैं, ठीक है, तो हम निगलते हैं। खाना खाते हैं तो क्या करते हैं? निगलते हैं। निगलते वक्त क्या करते हैं? हमारा फूड यहाँ पे आता है, इस फेरिंग्स रीजन में आता है, और फिर ईसोफेगस में एंटर कर जाता है। जब ईसोफेगस में एंटर करता है तो क्या हम अपने मर्जी से उस फूड को मूव करा पाएंगे? क्या हम हाथ पैर हिला देंगे तो फूड सेटल हो जाएगा? हम ऐसे ऐसे हिल जाएं, फूड हमारा सेटल होकर पेट में चला जाएगा? नहीं होता है। क्या होगा? वहां पे पेरिस्टालसिस होता है, वहां पे होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, यानी पेरिस्टालसिस। और वहां पे पेरिस्टालसिस यानी वो किसके कंट्रोल में होगा? ब्रेन के कंट्रोल में होगा। यानी वो जो मूवमेंट है पेरिस्टालसिस, वो ब्रेन के कंट्रोल में होगा। वहां पे क्या स्केलेटल मसल प्रेजेंट होंगे? नहीं प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पेरिस्टालसिस का मतलब सिंपल है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज योर esophagus, if this is your esophagus, if your food enters in this particular point, what will happen? This area gets contracted. आपने कभी टूथपेस्ट इस्तेमाल किया है जो खत्म हो चुका हो? उसको हम क्या करते हैं? पीछे से दबाते हैं, ऐसे करते हैं, है ना? पीछे से दबा के फिर यहां से ऐसे ले लेते हैं। कभी किया है? हमने किया है बहुत बार, हमेशा करते हैं। ठीक है, हमने किया है। तो ये क्या होता है? पीछे से दबाए तो वहां जो पेस्ट था वो नीचे आ गया, दबाने के बाद फिर यहाँ आया, हम इसको दबाए, ठीक है, फिर इसको दबाए, मतलब वो पेस्ट को यहां से लेकर धीरे धीरे मूव करा रहे हैं, यहां तक ले आ रहे हैं। इसी को कहते हैं पेरिस्टालसिस। यही होता है ईसोफेगस। ठीक है, यही होता है ईसोफेगस में। जहां मान लो कि यहाँ पे आया फूड, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अच्छा, जब हम दबाते हैं तो क्या यहाँ पे दबाने के बाद जो पेस्ट यहाँ आ गया, फिर ये दबा ही छोड़ देते हैं? नहीं, यहाँ पे इससे उंगली हटा लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे दबाते हैं, यहाँ पे उंगली हटा लेते हैं, फिर यहाँ पे दबाते हैं, यहाँ से उंगली हटा लेते हैं, फिर यहाँ पे दबाते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं। हाँ, ब्रेन कंट्रोल्स पेरिस्टालसिस। और इतना कॉम्प्लिकेटेड नेचर ने बनाया है सिस्टम, तो सोचो नेचर कितना बड़ा चतुर, और कितना उसके पास दिमाग होगा कि उसने ऐसा बना दिया। किसने बनाया भाई? आई डोंट नो किसने बनाया, लेकिन जो भी बनाया बहुत अद्भुत बनाया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये फूड मूव कर गया नीचे, फिर ये रिलैक्स हो गया, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर ये रिलैक्स हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स। इसी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। इसी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो सोचिए, हमारे बॉडी में ऐसे बहुत, हम जितने भी हमारे बॉडी में खाना खाते हैं, वो खाना माउथ से निकलने के बाद जहां जहां जाता है, वो हर जगह पेरिस्टालसिस होता है, और वो पेरिस्टालसिस हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। यानी वहां पे कुछ ऐसे मसल प्रेजेंट होंगे जो इनवॉलेंट्री होंगे। स्मूथ मसल सेल, यहाँ पे कौन से मसल सेल प्रेजेंट होते हैं? स्मूथ मसल सेल। यानी स्मूथ मसल सेल ऐसे जगहों पर प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में जहां पे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, इस सब में स्मूथ मसल सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन सा मसल सेल? स्मूथ मसल सेल प्रेजेंट होता है। ऐसे मसल सेल जो कि अपने मर्जी से नहीं चल सकता, ठीक है, वो ब्रेन के एक्शन पे चलता है, उसको वो होता है वो इनवॉलेंट्री इन नेचर। ठीक है, क्या होता है? इनवॉलेंट्री इन नेचर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या हम लोग देखेंगे यहाँ पे? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये है यहाँ पे इनवॉलेंट्री। स्मूथ मसल सेल क्या है? स्मूथ मसल सेल है इनवॉलेंट्री। ठीक है, इनवॉलेंट्री। दूसरी बात,
अगर हम बात करें कार्डिया, तो हमारा ये क्या है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड है और इनवॉलेंट्री इन नेचर। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है हमारे ईसोफेगस में, हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, यूट्राइन कैविटी में, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, एवरीवेयर इट इज प्रेजेंट। स्मूथ मसल सेल इज नॉट इन आवर कंट्रोल, और इसीलिए इसको हम इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कार्डियक मसल। नेक्स्ट क्या आता है, कार्डियक मसल। अब अगर कार्डियक मसल की बात करें, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड है और ये भी क्या है, इनवॉलेंट्री। हार्ट बीट अपने मर्जी से होता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसीलिए हम इसको भी क्या कहेंगे, इसको भी कहेंगे इनवॉलेंट्री इन नेचर। क्या कहेंगे, इनवॉलेंट्री इन नेचर। Yes, it is found in our heart. It is found in our heart. तो ये कार्डियक मसल है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं कार्डियक मसल। अब ध्यान से बस सुनिएगा, बोर्ड पे जो लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन अब बस सुनिएगा, यहाँ पे सुनने वाला पोर्शन है। ठीक है, सुनने वाला पोर्शन है। नाउ हमारे जो स्केलेटल मसल होते हैं ये लॉन्ग होते हैं और स्ट्रेट होते हैं। क्या होते हैं, स्केलेटल मसल क्या होते हैं, लॉन्ग और स्ट्रेट और सिलिंड्रिकल होते हैं। सिलिंड्रिकल क्या होते हैं, लॉन्ग, स्ट्रेट एंड सिलिंड्रिकल। लॉन्ग, स्ट्रेट एंड सिलिंड्रिकल। लॉन्ग, स्ट्रेट एंड सिलिंड्रिकल। ठीक है, तो ये लंबा होता है, फॉर एग्जाम्पल हम बना ही देते हैं। ये कुछ इस तरह से होता है। दिस इज द स्केलेटल मसल, दिस इज द स्केलेटल मसल। दूसरा है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या होता है, स्मूथ मसल होता है लॉन्ग, बट ये क्या होता है, सिलिंड्रिकल नहीं होता है। ये क्या होता है, सिलिंड्रिकल नहीं होता है। ये कैसे होता है, ये आपको इसका जो पोर्शन है, ये हमारे लॉन्ग सिलिंड्रिकल नहीं होते, बट यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि इसका विसरल, मतलब विसरल साइड, विसरल इसको हम बॉडी भी कहते हैं, राइट, विसरल बॉडी भी कहते हैं, विसरल मसल भी कहते हैं। ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है, इस शेप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस शेप में प्रेजेंट होता है, फ्यूजीफॉर्म शेप में। ठीक है, ये फ्यूजीफॉर्म शेप एक तरह का शेप है, इस शेप में प्रेजेंट होता है। स्केलेटल मसल में न्यूक्लियस बहुत सारे हैं, है ना, तो ये एक न्यूक्लियस, मान लो कि एक न्यूक्लियस यहाँ पे, एक मसल यहाँ पे, एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे है। स्केलेटल मसल में मल्टी न्यूक्लिएटेड है। वही अगर बात करें तो स्मूथ मसल में क्या यूनि न्यूक्लिएटेड है। कार्डियक मसल की बात करें तो ये क्या होता है, और ये दोनों अनब्रांच होते हैं, इसमें ब्रांचेस नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड। ये भी क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है। लेकिन अगर हम बात करें कार्डियक मसल का, तो कार्डियक मसल लॉन्ग होता है, सिलिंड्रिकल एंड ब्रांच्ड। ये क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, यानी इसमें ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गया यहाँ पे एक मसल गया, ये क्या हो गया, ये यहाँ पे ब्रांच हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुए, ब्रांचेस हुए। ठीक है, यहाँ पे ब्रांच हुए और फिर नया स्केलेटल मसल आए, तो ये ब्रांच इसमें प्रेजेंट होता है, ये ब्रांचड होता है। क्या होता है, ये ब्रांचड होता है, इसमें ब्रांचेस होते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है वो एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एक न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है। तो ये भी यूनि न्यूक्लिएटेड है।
बट ये क्या है, ब्रांचड है। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंसेस हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या बता रहे हैं, डिफरेंसेस बता रहे हैं। नाउ ये था बेसिक डिफरेंसेस। एक छोटी सी चीज है जो हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो तीनों मसल जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, इसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑब्वियसली ये दोनों के पीछे ब्रेन और इसके पीछे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन हम लोग खुद हैं, नॉट ह्यूमन, एनिमल्स खुद हैं इसके मूवमेंट के लिए। बट स्टिल इसके अंदर ऐसा क्या होता है जिससे ये मूव करता है, जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इसमें। ऐसा इसमें क्या होता है? इस मसल्स के अंदर एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? इस मसल्स के अंदर एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, यानी जो कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन कराता है असली में मसल के अंदर, जो कॉन्ट्रैक्शन कराएगा उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और ये तीनों में प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है? ये तीनों में प्रेजेंट होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इसका नाम नहीं है, इसका ग्रुप है, क्लास है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होते हैं उसके नाम कौन कौन से हैं? तो हैं, एक है एक्टिन और दूसरे हैं मायोसिन। एक है एक्टिन और दूसरे क्या है? मायोसिन, ठीक है। यानी ये तीनों जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके पीछे रीजन है कि एक प्रोटीन होता है इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इसीलिए हम उस प्रोटीन को कहेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और वो प्रोटीन क्या है? एक्टिन एंड मायोसिन। वो प्रोटीन क्या है? एक्टिन एंड मायोसिन है। आई बात समझ में? एक्टिन एंड मायोसिन, आई बात समझ में? यस। नाउ ये जो हमारे एक्टिन एंड मायोसिन है, ये कैसे अरेंज होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं सेल्स में, ठीक है, देखो। और ये मूवमेंट कैसे कराते हैं? तो मान लो कि ये एक सेल है, इसके अंदर ये एक्टिन प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से एक्टिन प्रेजेंट होता है और मायोसिन प्रेजेंट होता है। देखो, ठीक है, ये क्या है? ये एक लाइन ऐसे प्रोटीन, यस, बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम मसल, ठीक है। ये एक्टिन है और दोनों के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होगा मायोसिन। मायोसिन दूसरे कलर से हम बना देते हैं, ठीक है। ये है आपका मायोसिन, ये है मायोसिन, और ये है आपका एक्टिन, और ये है आपका मायोसिन, ये है आपका एक्टिन। इस तरह से ये एक्टिन और मायोसिन अरेंज रहते हैं। इस तरह से क्या रहते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन अरेंज रहते हैं हमारे सेल्स के अंदर। अब इसको हम क्या करेंगे? जूम कर लिया है, लेकिन अगर दूर से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, कुछ मायोसिन सारा सेंटर में आएगा, यहाँ पे आएगा मायोसिन सारा, यहाँ पे आएगा, है ना। मायोसिन क्या आएगा? यहाँ पे आएगा, ऐसे मायोसिन आएंगे सारे, और यहाँ पे आएगा एक्टिन, यहाँ पे आएगा एक्टिन, है ना, यहाँ पे आएगा क्या? एक्टिन आएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से आते हैं। और जहां ये दोनों, देखो यहाँ पे ये ऐसे पॉइंट हैं जहां पे ये दोनों क्या करते हैं? ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा
तो ये कुछ थिक दिखाई देगा। ये दोनों रीजन क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपको एक अलग और थिक दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा दूर से और अच्छे से देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बोलो हाँ या ना। ये दोनों रीजन को ध्यान से देखना, इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये दोनों रीजन को दिखाई दे रहा है इस तरह से। ये इसी को कहते हैं जहां पे ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों जहां पे क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे दोनों ओवरलैप करते हैं, वहां पे इस तरह से एक थिक रीजन बना लेता है, बैंड बना लेता है रीजन। इसको हम कहते हैं स्ट्रिएशन। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिएशन। क्या कहते हैं, स्ट्रिएशन। हमारे जो मसल सेल्स हैं, ठीक है, कुछ क्या होते हैं, कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कुछ मसल सेल में, और कुछ मसल सेल में ये ओवरलैप नहीं होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही अरेंज हो जाते हैं, ये ओवरलैप नहीं करते। यानी जिसमें ओवरलैप करेगा वहां पे स्ट्रिएशन होगा, और जिसमें ओवरलैप नहीं करेगा वहां पे स्ट्रिएशन नहीं होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। जहां पे ये ओवरलैप करेंगे वहां पे स्ट्रिएशन होंगे, जहां पे ओवरलैप नहीं करेगा वहां पे स्ट्रिएशन नहीं होगा। जिस मसल सेल में, जिस मसल टिश्यू में ये ओवरलैप करने लायक ऐसे ऊपर एक नहीं अरेंज होगा, ओवरलैप करने लायक अरेंजमेंट होंगे, यानी इस तरह से अगर अरेंजमेंट होते जिसके वजह से ओवरलैपिंग हो रहा हो, ठीक है, ओवरलैपिंग हो रहा हो, तो उसको कहेंगे स्ट्रिएशन हो रहा है वहां पे। ठीक है, यानी अब देखो, अभी हमने बताया स्ट्रिएशन, ध्यान से सुनिए सब लोग, ठीक है, ध्यान से सुनिए। यहां पे क्या हो रहा है, जब अरेंजमेंट हो रहा है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब अरेंजमेंट हो रहा है तो ये मान लो क्या है, एक्टिन है, ये क्या है, ये एक्टिन है, और ये क्या है, ये मायोसिन है। ठीक है, मायोसिन है। अगर हम इसको क्या करते हैं, दूर से देखते हैं, तो ये दोनों जगह पे क्या कर रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है। और जब बहुत ज्यादा हम क्लोज जाकर नहीं देखे, दूर से देखें, कुछ इस तरह से देखेंगे, तो ये ओवरलैप इस दो जगह पर कर रहा है और एक बैंड बना लेता है ऐसे। ठीक है, जहां पे ओवरलैप कर रहा है, थिक रीजन बना लेता है, उसी को हम कहते हैं स्ट्रिएशन। जो ऐसे मसल सेल जिसके अंदर इस तरह से अरेंजमेंट होंगे और स्ट्रिएशन बन जाएंगे, उस मसल सेल को हम कहते हैं स्ट्रिएटेड मसल सेल। क्या कहते हैं, स्ट्रिएटेड मसल सेल कहते हैं। और ऐसे मसल सेल जिसमें ऐसे स्ट्रिएशंस नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रहे हैं, उनको कहेंगे नॉन स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड मसल सेल, नॉन स्ट्रिएटेड मसल सेल। अब कौन कौन सा मसल सेल स्ट्रिएटेड है, कौन कौन सा नॉन स्ट्रिएटेड है, ये जानना जरूरी हो गया है। ठीक है, कौन कौन सा स्ट्रिएटेड है, कौन कौन सा नॉन स्ट्रिएटेड है, ये जानना जरूरी हो गया है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, हमारे पास दो मसल सेल होते हैं स्ट्रिएटेड। कौन कौन से मसल सेल स्ट्रिएटेड होते हैं, एक होते हैं स्केलेटल और दूसरा होता है कार्डियाक। ये दो मसल सेल स्ट्रिएटेड होते हैं और स्मूथ मसल सेल नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं। स्मूथ मसल सेल क्या होते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं। बोलो समझ में आया, समझ में आया, स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड। ऑल राइट, अब अगर बात, सो दिस इज व्हाट योर मसल सेल। तो यहाँ पे क्या होते हैं, मूवमेंट कैसे होगा, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगा ब्रेन से। ब्रेन से क्या आएगा, यहाँ पे इस मसल प्रोटीन के पास इस कॉन्ट्रैक्टाइल कार्डियक सॉरी, स्मूथ मसल इज नॉन स्ट्रिएटेड, स्मूथ मसल सेल इज नॉन स्ट्रिएटेड मसल सेल। ठीक है, यहाँ पे हमारे
ब्रेन से सिग्नल आएगा, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट करो। तो कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल अगर आता है तो यहाँ पे जो एक्टिन होते हैं दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और हमारा मसल सेल क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मसल सेल क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। दो एनो एक्टिन एक दूसरे के करीब आएंगे और मसल सेल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, इसका डिटेल में आप लोग पढ़िएगा आपके हायर क्लासेस में, अभी जरूरत नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्या है कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या आएगा, इसमें आपको क्या क्या आएंगे, ब्लड एंड लिम्फ। इसमें क्या क्या आएंगे, पहला आएगा ब्लड, दूसरा आएगा लिम्फ। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। बोलो हाँ या ना, इसको हम कहेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, राइट। सो ये एक तरह का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन और भी कई सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और भी कई सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। जैसे जैसे ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कहेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये आएगा किसमें, ये आएगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन इसके अलावा और भी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जैसे पहला एरियोलार, या हम इसको कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, जो कनेक्ट करता है उसको हम लैमिना प्रोप्रिया कहते हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पहला कनेक्टिव टिश्यू है, पहला टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। दूसरा क्या है कनेक्टिव टिश्यू में, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू क्या है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक, क्या है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा बोन्स एंड टिश्यू। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या आएगा, ब्लड एंड लिम्फ आएगा। क्या आएगा, ब्लड एंड लिम्फ। सो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, skeletal connective tissue and fluid connective tissue. So there are three type of connective tissue. Clear है? अब connective tissue proper में there are various other subtypes of connective tissue. ठीक है, लेकिन पहले हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर लेते, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और सिंपल सी चीज है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में, इसीलिए पहले हम इसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आएगा फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट एंड टेंडन। ये चार चीज आएगा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आएगा बोन्स एंड कार्टिलेज। नहीं, मसल इज डिफरेंट, कनेक्टिव टिश्यू इज डिफरेंट। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू इज डिफरेंट एंड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू इज डिफरेंट। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे बोन्स एंड कार्टिलेज, इसमें आएंगे बोन्स एंड कार्टिलेज, इसमें आएंगे ब्लड एंड लिम्फ, इसमें आएंगे एरियोलार, फाइब्रस, उसके बाद आएगा यहां पे लिगामेंट्स
एंड टेंडेंस। ठीक है, ठीक है। तो ये द स्केलेटल मसल टिश्यू एंड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बोथ आर डिफरेंट वन। ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं। समझ में आ रहा है? नाउ सबके बारे में हम लोग अलग अलग से बात करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग सबके अलग अलग के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं आज इसके बारे में, ब्लड एंड लिम्फ के बारे में। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में तीन टाइप हमने देखा। पहला टाइप देखा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा टाइप देखा हमने कौन सा, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा देखा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। राइट, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का पहला पार्ट है ब्लड। तो ब्लड के बारे में हम लोग देखते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड इज कॉल्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्लूइड होता है, ये फ्लूइडिक प्रॉपर्टी के होते हैं। फ्लूइड हम किसे कहते हैं? जो फ्लो करता है उसको फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइएगा, या इंजीनियरिंग कोई पढ़ना चाहता है या इंजीनियर पढ़ेगा, या बहुत सारे आप फिजिक्स में आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। तो फ्लूइड क्या होता है? द मटेरियल विच फ्लोस, दैट इज फ्लूइड। ठीक है, अब बात करेंगे कि हमारा ब्लड क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी में फ्लो कर रहा है, और इसीलिए हम इसको कहेंगे फ्लूइड। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? फ्लूइड कहेंगे, यानी द मटेरियल विच फ्लोज, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। हमारे जो ब्लड होते हैं ये क्यों फ्लो करते हैं? तो ये फ्लो करते हैं अलग अलग जगहों से। क्यों फ्लो करते हैं? क्योंकि इनको बहुत सारे मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है। क्या करना है? बहुत सारे मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। और उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये मूव करता है। ठीक है, ये फ्लो करता है। क्या क्या ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड, एंजाइम, हार्मोन। ठीक है, एंजाइम, हार्मोन, वाटर, सॉल्ट्स, एक्सेट्रा। ये सबको क्या करता है? गैसेस लाइक O2, CO2, ठीक है, और भी कई सारे गैसेस, बेसिक हमारे दो गैसेस ट्रांसपोर्ट। तो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करना होता है ये हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन मदद करता है और ये कनेक्ट करता है हमारे हेड से लेकर पांव तक। प्लाज्मा इसी के अंदर आता है माय डियर, इसी के अंदर आता है प्लाज्मा शुगर। सो डोंट वरी, हम आपको बताएंगे प्लाज्मा के बारे में, यहाँ पे क्या है प्लाज्मा। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। अब अगर बात करेंगे ब्लड किस चीज से बना है, तो अभी हम प्लाज्मा के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लड किस चीज से बना है? तो ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है? तो ब्लड का अगर कॉम्पोजिशन देखेंगे तो आएगा आपका ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा ब्लड सेल्स। ये दो चीज मिलाकर हम ब्लड बना सकते हैं, दो चीज मिलाकर ब्लड बना सकते हैं। यानी हमारे पास क्या होना चाहिए? ब्लड सेल्स होनी चाहिए और प्लाज्मा होना चाहिए। ये क्या है? ये ब्लड सेल प्लाज्मा। लेट मी गिव यू वन बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस ब्लड और प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। दूध पीते हैं सब लोग, हम भी पीते हैं, मुझे बहुत पसंद है दूध। Can we make blood in laboratory? No, we cannot make blood in laboratory. We cannot make blood in laboratory. Never. Yes, but we can develop some system which produces blood. ठीक है,
in laboratory condition, but it is not possible at all. I mean it's very difficult to produce such systems, and I don't know whether it is there, such systems are available or not. I'm not aware of that also. ठीक है, एनीवेज, तो क्या होते हैं कि हम सब दूध पीते हैं, हम भी दूध पीते हैं, मुझे दूध पसंद है, हम दूध पीते हैं, कोई जबरदस्ती पिला दे तो ठीक है, तो दूध पीते हैं, ठीक है, मम्मी बहुत जबरदस्ती हम लोग को पिला देती है तो हम लोग दूध जो है पी लेते हैं, ठीक है, दूध पीते हैं। दूध जब पीते हैं तो दूध में हम लोगों के मम्मी क्या करती है, तो काजू डाल देती है, कभी कभी जो बादाम होता है उसको उसको क्या करती है, थोड़ा सा फ्राई करके, हल्का सा फ्राई करके, भून भून कर उसको क्या करते, उसको पाउडर बनाकर फिर उसको दूध में मिलाकर पिलाती थी, ठीक है। कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजों को दूध में डालकर मिलाकर पिलाती थी, ठीक है। अब हमें दूध को क्या करना, दूध हमारे पास है, गाय हमने हमें दूध दी, ठीक है, दूध हमारे पास है, क्या है हमारे पास है, दूध, मिल्क। प्लाज्मा इज सिमिलर टू दिस मिल्क, सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, मिल्क के जगह पे ब्लड प्लाज्मा। लेकिन साधारण ऐसे दूध पिएंगे मजा नहीं आएगा, इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम काजू, केसर, बादाम, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, वो सब मिला देते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा जो ब्लड सेल है वो ये सब चीजें हैं। अब ये दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, बन गया हमारा टेस्टी मिल्क शेक। क्या बन गया, मिल्क शेक, है ना। और इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, मिल्क शेक, और इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, ब्लड शेक, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, ब्लड बन गया। समझ में आया, यानी मिल्क क्या है, एक फ्लूइड है, एक लिक्विड या फ्लूइड, लिक्विड है मान लो, मिल्क क्या लिक्विड है, यानी ब्लड, ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है। सो हम मान के चलिए कि मिल्क एक फ्लूइड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे मटेरियल्स को ऐड करके उसको मिला दे रहे हैं, और उस मिल्क में वो सारे मटेरियल अवेलेबल है। सिमिलरली हमारे पास एक ब्लड प्लाज्मा होता है, एक फ्लूइड होता है ब्लड प्लाज्मा, जिसके अंदर हमने ब्लड सेल्स मिला दिया, जिसके अंदर क्या मिला दिया, ब्लड सेल्स मिला दिया, तो बन गया हमारा ब्लड। ध्यान से सुनिएगा, दूध के अंदर विटामिन होते हैं, कैल्शियम होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे तत्व होते हैं, तब जाके वो बनते हैं मिल्क। उसमें हम ये काजू, केसर, बादाम ऐड करके उसमें हम एडिशनल, उसको हम और अच्छा बना रहे हैं, ठीक है, तो बन रहा है मिल्क शेक। नहीं भी बनाते तो हम अगर मिल्क भी लेते तो मिल्क में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। सिमिलरली हम जब ब्लड प्लाज्मा लेते हैं तो इसमें ये सब प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ये सब प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा में। उसके साथ साथ हमारे ब्लड सेल्स इसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है, और बनता है एक ब्लड, क्या बनता है, बनता है एक ब्लड, यहाँ पे ब्लड शेक, हम कह सकते हैं ब्लड। सो ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या है, एक फ्लूइड है जिसके अंदर हम ब्लड सेल्स को मिलाकर उसको ब्लड कहने लगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। आपके सामने दूध और वो केसर बादाम वाला वो एग्जांपल आपके सामने है, अगर आता है तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बोलो हाँ या ना, आ गया समझ, चलो समझ में आ गया, आई एम हैप्पी, ठीक है, ओके। हमारे पास कितने ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, वो जानना जरूरी है। तो हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उसमें कौन कौन से ब्लड सेल्स हैं, पहला है आर बी सी, दूसरा है डब्ल्यू बी सी, तीसरा है प्लेटलेट्स, तीसरा है प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, और प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट।
आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। और ब्लड प्लेटलेट्स का कोई फुल फॉर्म नहीं है, ब्लड प्लेटलेट्स ही है। बोलो समझ में आया? तो 3 सेल्स हैं जो हमारे ब्लड सेल्स कहलाते हैं, और यही 3 सेल्स हमारे ब्लड प्लाज्मा में ऐड होकर ब्लड बना लेते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ गए? इसको स्क्रीनशॉट लेना है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ नए नए इंफॉर्मेशन मिले होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें। बाय।